हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 8th की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का तीसरा पाठ सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रश्न उत्तर। यह पाठ बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इस पाठ की 3 वीडियो बनाई है। पहली वीडियो में हम 17 प्रश्न उत्तर करेंगे, दूसरी वीडियो में 20 प्रश्न उत्तर करेंगे और तीसरी वीडियो में हम एमसीक्यूज करेंगे। तो तीसरे पाठ के जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो 17 प्रश्न उत्तर हैं वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति का कारण क्या है? इसका उत्तर है, भारत के प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति का कारण सिंधु घाटी के वे अवशेष हैं जो सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में खुदाई के दौरान मिले हैं। ये दोनों स्थान एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं, इसलिए निश्चित रूप से इन क्षेत्रों के बीच वे अनेक नगर और अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। प्रश्न दूसरा, किस आधार पर माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं बल्कि उससे बहुत अधिक है? लिखिए। तो इसका उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष बहुत दूर दूर तक फैले हुए मिले हैं। ये पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अब जो हरियाणा है अंबाला जिले में ही प्राप्त हुए हैं। माना जाता है कि सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली हुई थी। यह अत्यंत विकसित सभ्यता और धर्मनिरपेक्ष थी, इसलिए इसे सभ्यता भर नहीं बल्कि उससे कुछ अधिक माना गया है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, पहला, सिंधु घाटी सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। दूसरा, यह फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित करने में सफल रही थी और इसने विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए थे। तीसरा, यह नगर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग संपन्न था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। चौथा, इसमें सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। पांचवा, इस सभ्यता ने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली थी। छठा, इस सभ्यता में अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण लिया गया था। प्रश्न चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में क्या कल्पना की जाती है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, अब तक यह ठीक ठीक पता नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थी और वे कहां से आए थे। कुछ लोगों का मानना है कि वे इसी देश के थे। इनकी संस्कृति, जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों के बीच अनिवार्य समानता दिखाई देती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग बाहर से आए थे। व्यवहारिक दृष्टि से इन्हें भारत के ही निवासी माना जा सकता है। प्रश्न पांचवा, सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट हो जाने के क्या कारण माने जाते हैं? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट हो जाने के अनेक कारण माने जाते हैं। पहला, अकस्मात दुर्घटना जिसकी व्याख्या नहीं मिलती है। दूसरा, सिंधु घाटी में आने वाले भयंकर बाढ़ें जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती थी। तीसरा, मौसम में परिवर्तन के कारण खेतों का रेगिस्तान में बदल जाना और रेत की तह पर यह तह जम जाने से शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती चली गई और नगरवासियों को पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। प्रश्न छठा, भारत में आर्य कब आए थे? उनमें सिंधु घाटी सभ्यता की अपेक्षा क्या अंतर था? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, ऐसा माना जाता है कि भारत में आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ था। इनमें कृषि की बहुतायता थी। इनमें नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी विद्यमान था। इन्होंने खेतीहर पक्ष पर बल दिया। ये उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में एक के बाद कई बार आए। इनके आने से भारतीय जातियों का इनमें समन्वय और मेलजोल हुआ और भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। प्रश्न सातवां, भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास कौन सा है? उस पर टिप्पणी कीजिए।
इसका उत्तर है भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। भारतीय विद्वान इसे अति प्राचीन मानते हैं, जबकि यूरोपियन विद्वान इसका समय बहुत बाद का मानते हैं। अधिकतर विद्वानों की मानता है कि ऋग्वेद की ऋषियों का समय ईसा पूर्व 1500 है, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन प्रारंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को अधिक पुराना माना जाने लगा। मैक्स मूलर ने वेदों को आर्य मानव का को द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। प्रश्न 8वां, वेदों और अवेस्ता में क्या समता है? इसका उत्तर है वेदों की रचना भारतीय भूमि पर हुई थी, पर अवेस्ता की रचना ईरान में हुई थी। वेदों और अवेस्ता की भाषा में अद्भुत समानता है। भारत की भूमि में प्रवेश करने से पहले आर्य अपने साथ कुछ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे अवेस्ता की रचना हुई थी। वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता की के अधिक निकट प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न, वेद क्या हैं, उनकी विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है वेदों को हिंदू प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। वेद की उत्पत्ति वेद धातु से हुई, जिसका अर्थ है जानना। वेद का सामान्य अर्थ समय के ज्ञान का संग्रह है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इनके प्रमुख विशेषता है, पहला, वेदों में देव मंदिर और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। दूसरा, वेदों में आर्यों ने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया है। तीसरा, वेदों में मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में स्पष्ट रूप से विश्वास है। चौथा, इनमें मानव मन के आरंभिक उद्गार विद्यमान हैं। पांचवा, वेदों में काव्य संग्रह है। छठा, वेदों में प्रकृति की सौंदर्य और रहस्य के प्रति भाव है। सातवां, इनमें मनुष्य के साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड है जो लंबे समय पहले किए जाते थे। प्रश्न 10वां, नेहरू जी ने परलोक प्रायणता के विषय में क्या कहा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नेहरू जी का कहना है कि प्रत्येक देश के निर्धन और अभागे लोग एक सीमा तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। परतंत्र देशों पर भी यही बात लागू होती है, वे सभी को परलोक प्रायण हो जाते हैं। प्रश्न 11वां, हमारे देश में किन दो प्रकार समांतर की धाराएं सदा दिखाई देती रही हैं? इसका उत्तर है हमारे देश में विचार और कर्म की दो समांतर धाराएं सदा दिखाई देती रही हैं। एक जो जीवन को सहज रूप से स्वीकार करती है, दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। कभी इनमें से किसी एक पर बल होता है तो कभी दूसरी पर। प्रश्न 12, उपनिषदों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, पहला, उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के लगभग माना जाता है। प्रश्न दूसरा, यह भारतीय आर्यों के चिंतन से कुछ आगे के चिंतन पर आधारित है। तीसरा, इनमें सत्य की खोज के प्रति उत्साह दिखाई देता है। चौथा, इनमें सत्य की खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ आधार पर नहीं की जा गई है, पर इनके दृष्टिकोण में विज्ञानता अवश्य विद्यमान है। पांचवा, इनमें आत्मबोध को अनिवार्य रूप से महत्व दिया गया है। छठा, इनमें आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान को महत्व दिया और इन्हें मूलतः एक ही कहा। सातवां, इनका सामान्य झुकाव अदैवतवाद की ओर है। आठवां, इनका जादू टोने या इसी प्रकार की लोकोत्तर बातों मतभेदों और गतिविधियों में दिलचस्पी नहीं है। नौवां, इनमें सच्चे ज्ञान के बिना कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ कहा था। तो इसमें से आप कोई भी 5 पॉइंट लिख सकते हैं। प्रश्न 13, उपनिषदों में दी गई प्रसिद्ध प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की क्या कामना की गई है, लिखिए। इसका उत्तर है, उपनिषदों में एक बेचैन और व्याकुल मन बार बार कहता है, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल,
ऐतरेय ब्राह्मण में प्रत्येक श्लोक के अंत में दिया गया है, चैरवेति चैरवेति, हे यात्री इसलिए चलते रहो चलते रहो। 14वां प्रश्न, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है लाभ। पहला, जीवन में प्रकृति के लिए स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन होना चाहिए। दूसरा, तन मन दोनों को अनुशासित रहना चाहिए। तीसरा, ज्ञानार्जन या किसी भी उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग अवश्य है। चौथा, इस दर्शन ने अपने से भिन्न विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति सहनशीलता का मार्ग अपनाया और समाज को खंडित होने से बचाया। पांचवा, इसने व्यापक ढांचे में रहकर लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी जीने की छूट दी थी। हानियां, पहला, व्यक्तिवाद के कारण मनुष्य के सामाजिक पक्ष की ओर कम ध्यान दिया गया। दूसरा, सामाजिक कर्तव्यों की अवहेलना की गई। तीसरा, हर व्यक्ति के जीवन को बंटने और बंधने की छूट दी। चौथा, समाज के प्रति कोई कल्पना और दायित्व बोध नहीं था। पांचवा, समाज के साथ एकात्मकता स्थापित नहीं की गई। छठा, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर बल दिया गया, जिससे जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधली हो गई। प्रश्न 15वां, हमारा प्राचीन साहित्य समय के साथ नष्ट हो गया, स्पष्ट कीजिए क्यों। इसका उत्तर है, हमारा प्राचीन साहित्य ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखा गया था। कागज पर लिखने का प्रचलन बहुत बाद में हुआ था। समय की मार से वह नष्ट हो गया, इसलिए हमारा प्राचीन साहित्य का बहुत बड़ा भाग अब प्राप्त नहीं होता। प्रश्न 16वां, भौतिकवाद के साहित्य के नष्ट हो जाने का क्या कारण है, लिखिए। इसका उत्तर है, हमारे देश में उपनिषदों के बाद भौतिकवाद से संबंधित साहित्य लिखा गया था, जिसे पुरोहितों और धर्म के प्राणपंथी स्वरूप में विश्वास रखने वालों ने नष्ट कर दिया था। प्रश्न 17वां, भौतिकवाद से संबंधित साहित्य की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, पहला, इसमें धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया गया। दूसरा, जादू टोने और अंधविश्वास की ओर घोर निंदा की गई। तीसरा, इसमें अतीत के बंधनों से मुक्त होने की इच्छा प्रकट की गई। चौथा, काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा को अस्वीकार किया गया। पांचवा, वर्तमान पदार्थ और संसार को अधिक महत्व दिया गया। छठा, इसमें माना गया कि इस संसार के अतिरिक्त कोई संसार नहीं है, ना स्वर्ग है ना नरक है, शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है। सातवां, मन, बुद्धि और अन्य सभी वस्तुओं का विकास मूल तत्वों से हुआ है। आठवां, नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई सीढ़ियाँ मात्र हैं। तो इसमें से भी आप कोई 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थे सिंधु घाटी की सभ्यता का तीसरे पार्ट के 17 प्रश्न उत्तर। अब हम अपनी अगली वीडियो में इस पार्ट के अगले 20 प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इसके दूसरे पार्ट के साथ। धन्यवाद।